नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे हमारी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का लास्ट चैप्टर जो है भारतीय कलाएं। तो यहाँ पर इस पाठ में हमें भारत की विभिन्न जो कलाएं हैं उनके बारे में बताया गया है। पाठ जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारी बातें इस पाठ से हमें सीखने को मिलने वाली है, समझने को मिलने वाली है। और देखिए ये जो आपका बुक है, इसमें आपके केवल यहाँ पर 5 आपके पार्ट हैं, तो पाँचों आपके चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इनको एक बार ज़रूर आप रीड कर लें अपने एग्ज़ाम से पहले। केवल चैप्टर रीडिंग भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का सेशन। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज अपने अपने वितान पाठ्य पुस्तिका का जो हमारा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर भारतीय कलाएं। तो देखिए यहाँ पर कलाओं से यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है जो शुरुआत से हमारे देश की जो एक तरह से कलाएं रही है, वो चित्रकारी रही है, या जो भी यहाँ पर एक तरह से जो भी एक तरह से जिस जो आर्ट जो हमारे देश की रही है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं अपने इस पाठ से। भारतीय कलाओं की अपनी भाषा होती है। जो भी कलाएं हैं, यानी कि जितनी भी चित्रकारी है, जितनी भी कलाएं हैं, उनकी अपनी भाषा होती है। उनके अपने एक तरह से वो अपने आप को व्यक्त करते हैं, जिस तरह से उनकी अपनी एक अलग भाषा होती है। तो भारतीय जो यहाँ पर कलाओं के बारे में बताया गया है, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने आसपास के जो हमारा परिवेश है, प्रकृति है, या भाव है और विचारों को एक भाषा में व्यक्त करते हैं। यानी कि जो भी यहाँ पर भाषा है, ठीक है, उसमें हम व्यक्त करते हैं। तो कलाओं की भी अपनी भाषा होती है और जिससे हम क्या करते हैं, अपने आसपास का जो परिवेश है, प्रकृति है, और उसमें जो अपने मन में भाव आते हैं, उन भावों और विचारों को उस भाषा में व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही जैसे चित्रकारी है, नृत्य है या संगीत है, के माध्यम से भी हम अपने आसपास की प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। यानी कि जिस तरह से हम अपने भाषा से, यानी कि बोलकर, लिखकर, गाकर, एक तरह से जिस तरह से हम अपने मनोभावों को, अपने आसपास की प्रकृति को, आपने देखा होगा कवि अपने मनोभावों को कैसे व्यक्त करते हैं। कवि अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं अपने आसपास की प्रकृति के विषय में लिखकर, अपने आसपास की प्रकृति के विषय में कविताएं लिखकर, या एक तरह से कहानियां लिखकर। लेखक जो होते हैं, गायक जो होते हैं, वो अलग अलग तरह की ऋतुओं के विषय में गीत बनाकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। वैसे ही जो ये चित्रकारी है, चित्रकारी हो या संगीत हो या नृत्य हो, ये भी प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। क्या करते हैं? प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, और एक एक तरह से प्रकृति में जो भी हमने देखा है, सुना है, महसूस किया है, अनुभव किया है, तो अगर हम उस चीज को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, या किसी न किसी रूप में एक तरह से किसी के सामने नए तरीके से या हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जैसे समुद्र में उठती लहरों समुद्र में उठती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़ियों की चहचहाहट को गायक अपने स्वरों में सजाता है और नृत्यक अपने मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो एक लेखक होता है, जो एक कवि होता है, वो अपने मन के भावों को, अपनी बात को, अपने विचारों को कविताओं से, लेख से
व्यक्त करता है, तो उसी तरह से एक चित्रकार जो होता है, वो समुद्र में उठती हुई लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है, चिड़ियों की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है, एक नृत्यक अपने मन के भावों को, जो भी उसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अपने मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। तो कभी-कभी कभी चित्रों में, तो कभी गीतों में, कभी नृत्य में, तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यानी कि एक तरह से ये कहने सुनने की जो परंपरा है, यानी कि ये जो कला है, ये और कुछ नहीं है, ये है अपने मन के भावों को व्यक्त करने का एक तरीका, अपने मन के भावों को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने का एक तरीका। तो कभी चित्रों के माध्यम से, कभी गीतों के माध्यम से, कभी नृत्य के माध्यम से, तो कभी संगीत के माध्यम से ये कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए लगातार जो नए नए तरीके हैं इससे चली आ रही है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है, यानी कि हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्सव धर्मी, यानी कि एक तरह से उत्सवों की भरमार है यहाँ पर। आप देखेंगे कि कोई ऐसा महीना नहीं होता। आप देखेंगे अगर हम एक तरह से जनवरी से स्टार्ट करें, यानी कि हम शुरुआत करें अभी अगर हम जो एक तरह से संस्कृत के जो महीने होते हैं उनसे अगर हम स्टार्ट करें, हिंदी के जो महीने होते हैं उनसे अगर हम स्टार्ट करें, तो देखिए ये चैत्र मास प्रारंभ हो रहा है और चैत्र मास जब प्रारंभ होता है तो चैत्र के नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। उसके बाद उससे ठीक पहले आपने देखा होगा वसंत ऋतु का आगमन होता है, फाग गाए जाते हैं, फागुन का महीना। उसके बाद अगला जो महीना होता है उसमें बैसाखी का पर्व मनाया जाता है। ज्येष्ठ आषाढ़ का जो महीना होता है वो गेहूं धान की जो बुआई की जाती है उसका अपना ही अलग एक आनंद है, उसका अपना ही एक अलग संगीत है। और उसके बाद सावन ऋतु आती है। सावन में सावन का तो अपना एक अलग ही आनंद है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर हमारा देश जो है उत्सव धर्मी है। हम कोई भी ऐसा फेस्टिवल, कोई भी चीज ऐसी नहीं होती जिसको हम सेलिब्रेट नहीं करते। कितने सारे न जाने हमारे यहाँ त्योहार होते हैं, कितने सारे व्रत, कितने सारे उपवास, कितनी सारी चीजें हमारे देश में होती हैं। एक तरह से हमारी विविधता की यही पहचान है। यानी कि हम कभी ईद मनाते हैं, कभी होली मनाते हैं, कभी दिवाली मनाते हैं, कभी हम वैसाखी मनाते हैं, कभी हम अलग अलग जितने भी फेस्टिवल्स हैं, क्रिसमस मनाते हैं। तो विभिन्न संस्कृतियों के विभिन्न त्योहारों के साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। तो आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी अलग विशिष्ट कलाएं होती हैं। आपने हमारे देश भारत में, हमारे देश को विविधताओं का एक देश कहा जाता है, अनेकता में एकता का देश हमें कहा जाता है। और आपने देखा होगा, आप भारत के जितने भी अलग अलग राज्यों में आप जितने भी जाएंगे तो उन सभी राज्यों की अपनी अलग अलग एक विशिष्टता होती है। यानी कि जो राज्य होते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड हमारा है, तो उत्तराखंड में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो केवल उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। यहाँ के कुछ ऐसे पर्व होते हैं, कुछ ऐसे लोक पर्व होते हैं, कुछ ऐसे जो यहीं पर मनाए जाते हैं, कुछ ऐसे फेस्टिवल्स, कुछ ऐसे पकवान, कुछ ऐसी कलाएं जो केवल और केवल उत्तराखंड में है। इसी तरह से आप यूपी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, वहां पर आपको वो अपनी अलग उनकी एक तरह से कुछ कलाएं होती हैं, कुछ संस्कृति होती है, कुछ त्योहार होते हैं, कुछ अलग रीति रिवाज। इस तरह से आप दक्षिण में जाएंगे, वहां पर आपको अलग अलग त्योहार मिलेंगे, अलग रीति रिवाज मिलेंगे, अलग उनके अपने त्योहार, अलग उत्सव मिलेंगे। पश्चिम में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे, चारों तरफ आपको अलग अलग चीजें, इवन देश के हर राज्य में आपको अलग अलग अपनी विशिष्ट पहचान, अलग अलग अपनी विशिष्ट कलाएं देखने को मिलती है। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो हमारी कलाएं हैं उनको त्योहारों और उत्सवों से अलग नहीं किया जाता। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं अगर इसका दूं, तो आपने देखा होगा उत्तराखंड में ऐपण,
जो ऐपण जो अभी यहाँ पर बहुत अच्छा एक तरह से अभी एक बहुत अच्छा ट्रेंड इसका बन गया है, ये बहुत अच्छी संस्कृति बनकर एक उभर रही है। तो ये काफ़ी पुरानी हमारी ये संस्कृति है कि घर में जब भी कोई त्योहार होता है, जब भी कोई शुभ काम होता है, तो अपने डेली की लिपाई करके, अपने घरों की लिपाई करके, अपने चूल्हे की लिपाई करके, अपनी ओखल की लिपाई करके, उसके चारों तरफ ऐपण बनाए जाते हैं। और अब आपने देखा होगा कि ये एक ट्रेडिशन बन गया है। ये एक बहुत अच्छा इसको लोग आगे लेकर जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा। तो अपनी कलाओं को आपने देखा होगा कि इसमें अब काफ़ी ज़्यादा नवयुवक, काफ़ी लोग जो है नए-नए इसके साथ जुड़ रहे हैं, अपनी कला को दिखा रहे हैं, अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं इसके माध्यम से और काफ़ी अच्छे-अच्छे ऐपण जो है अब बनकर निकल रहे हैं। तो एक तरह से हमारी जो कलाएँ हैं, उनको त्योहारों से, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। अब ये कलाएँ देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये कलाएँ जन्मोत्सव से लेकर, शादी-ब्याह से लेकर, घर में शादी-ब्याह का माहौल है तो सबसे पहले घर की जो लिपाई की जाती है, रंगाई-पुताई की जाती है, उसके बाद घर में ऐपण डाले जाते हैं। बाकायदा गाँव की जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, बहुएँ होती हैं और जितने भी इस तरह की स्त्रियाँ जो होती हैं, वो जाकर उस शादी वाले घर में जाकर ऐपण डालती हैं, ऐपण वहाँ पर बनाती हैं। और कोई बड़ी पूजा-पाठ होती है या खेती-बाड़ी से जुड़े हुए चीज़ जो होती है, उन सब में भी कलाओं का आपने देखा होगा जब रुपाई की जाती है, तो रुपाई के समय में अलग ही लोकगीत हुड़के की थाप पर गाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगते हैं सुनने में और इनकी अपनी ही अलग एक तरह से पहचान है। तो मनुष्य के जीवन से जुड़े होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएँ विरासत के रूप में हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या यह आपको नहीं लगता कि पर्वों और त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का एक ही जुड़ाव है और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है? यानी कि जो पर्वों और त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव एक ही ओर इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे बैसाखी का ये त्योहार आने वाला है तो बैसाखी का त्योहार पंजाब में मनाया जाता है एक तरह से क्योंकि उस समय पर फसल यानी कि गेहूं की फसल को इकट्ठा किया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में ये त्योहार जो है मनाया जाता है। तो इसी तरह से ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है या फसलों से जो कलाओं का जुड़ाव है और इसे केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू जो प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को भी बनाए रखता है। यानी कि जो एक पुराना ट्रेडिशन हमारा चल रहा है, जो एक प्राचीन परंपराएं जो हमारे रिचुअल्स चल रहे हैं, रीति-रिवाज जो हमारे चल रहे हैं, उनकी एक सतत निरंतरता को बनाए रखता है कि हाँ, ये कुछ हमारे पुराने रिचुअल्स हैं, रीति-रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं और इनको हम आगे लेकर जा रहे हैं, इनमें निरंतरता बनी हुई है, हमने इन्हें छोड़ा नहीं, यही हमारी संस्कृति, यही हमारी सभ्यता है। और वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के जुड़ाव के बीच की कड़ी भी है। आपने देखा होगा आजकल अब बीच में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक तरह से लगता था कि लुप्त हो रही हैं, लेकिन अब फिर से उत्तराखंड में आपने देखा होगा उत्तराखंड के जितने भी लोकगीत है, झोड़ा है, चाचरी है, जागर है या और भी बहुत सारी जो एक तरह से कलाएँ हैं, चाहे वो संगीत से जुड़ी हुई हो, चाहे वो चित्रकला से जुड़ी हुई हो या फिर म्यूज़िक से जुड़ी हुई हो। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे समय बदल रहा है, लोगों का जुड़ाव जो है उसकी तरफ ज़्यादा हो रहा है। लोगों का एक तरह से कनेक्शन उसकी तरफ ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो रहे हैं अपनी संस्कृति सभ्यता से। तो यही एक अतीत और वर्तमान के जुड़ाव की कड़ी भी है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय लोक कला शैलियों के रूप सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है और जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बन जाती है। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से होता है। यानी कि जो शुरुआत होती है कलाओं की, तो उस समय पर कोई भी चीज़ देखिए जो शुरुआत होती है तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पर होना एक बहुत बड़ी बात होती है। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है।
तो सभी कलाओं का जो संबंध है, उनका संबंध ज्यादातर या तो लोक से है, लोक यानी कि जन समूह जो होता है छोटा सा या समूह से है, और बाद में चलकर इनका जो एक तरह से संबंध है ये व्यवसाय से जुड़ा, तो अब ये केंद्रित होती गई, या एक तरह से ये केंद्रित होती गई, और मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली, और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में ये बंध गई। तो एक तरह से कोई भी चीज जो है, कोई भी कला जो है, वो शुरुआत में केवल एक समूह या लोक से स्टार्ट होती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, एक तरह से जब वो व्यवसाय से जुड़ जाती है तो वो केंद्रित हो जाती है, और उसके बाद ये विभिन्न राजाओं और शासकों के संरक्षण में जब गई तो फिर ये वहां जाकर शास्त्रीय नियमों से बन गई। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचि के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे, यानी कि जितने भी कलाकार थे उन कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे, और एक तरह से कि अपनी कला को आप सुव्यवस्थित करो। इस तरह से जो भी मंदिरों में विकसित हुई ये कलाएं, महलों में विकसित हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठ पर पहुंच गई। जो गुप्त साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त, तो एक तरह से 150 वर्षों तक ये चला था। पूरा गुप्त साम्राज्य जो था वो 150 से 300 वर्षों तक चला था। तो पूरे गुप्त साम्राज्य में ये जो कलाएं थी ये अपनी एक पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी, एक काफी ऊंचे स्तर पर ये पहुंच गई थी। नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। यानी कि जो नाट्य शास्त्र है में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। शास्त्र ने संगीत, नृत्य, अभिनय और कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। जितने भी ये शास्त्र हैं इन्होंने एक तरह से कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया, और फिर भी लोक कलाएं जो थी वो अपनी जड़ों पर पूरी तरह से मजबूत रही। यानी कि एक तरह से जिन कलाओं को राजा के दरबार में, महलों में, मंदिरों में स्थान मिल गया वो तो शास्त्रीय बन गई, लेकिन फिर भी जो लोक कलाएं थी वो अपनी जड़ों से जुड़ी रही। यानी कि लोक कलाओं ने जो आम लोगों की जो कलाएं थी, जो लोक कलाएं थी, उन्होंने अपने आप में कोई भी चेंज नहीं करा, उन्होंने अपने आप में अपने आप को नहीं बदला। और आज की कलाओं की जो जड़ें हैं वो लीक में ही हैं, चाहे फिर वो चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। शास्त्रीय और लोक कलाओं, शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। जो शास्त्रीय कलाएं हैं या लोक कलाएं हैं, इनके बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इनकी ताकत है। अब देखिए ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब हम कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर चित्रकला के बारे में। तो चित्रकला क्या है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बने चित्र। देखिए कितने सुंदर ये चित्र लग रहे हैं। और आपने देखा होगा आजकल इस तरह के जो प्रिंट हैं, आपने देखा होगा कि जो कपड़ों में भी इस तरह के प्रिंट आते हैं, या एक और ये जो प्रिंट होते हैं ये काफी तरह से बहुत ज्यादा मशहूर ये प्रिंट हमारे हो गए हैं। तो चित्रकारी प्राचीन काल से ही जीवन का अभिन्न अंग रही है। चित्रकारी जो है वो प्राचीन काल से ही जीवन का अभिन्न अंग रही है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी हमारे पास चित्रकारी थी। तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, क्लास 8th में जब हमने चैप्टर पढ़ा था, क्लास 8th में या क्लास 7th में हमने चैप्टर पढ़ा था अक्षरों की दुनिया, अक्षर की खोज। तो उस टाइम पे हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से जब हमारे देश में, हमारे दुनिया में, हमारे एक तरह से विश्व में, हमारी धरती पर भाषा नहीं थी, लोगों को लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वो कैसे अपनी मन की बात को व्यक्त करते थे, कैसे अपने भावों को व्यक्त करते थे, तो वो क्या करते थे, चित्र बनाते थे।
तो जैसे मैंने बताया, अगर उन्हें सूर्य का चित्र बनाना हो, तो वो एक सर्कल बनाते थे और उस सर्कल के चारों तरफ क्या करते थे, उस सर्कल के चारों तरफ वो इस तरह से लाइनें बना देते थे। उस सर्कल के चारों तरफ वो लाइनें बना देते थे और वो हो जाता था सूर्य का चित्र। और उसके बाद अगर एक तरह से उन्हें मनुष्य का चित्र बनाना है, तो कुछ इस तरह के डिजाइन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बनाए गए हैं, कुछ इस तरह की आकृतियां वो बना देते थे। अगर उन्हें कोई एनिमल का चित्र बनाना है, जानवर का चित्र बनाना है, तो उसमें भी वो कुछ उस तरह से कर देते थे। पक्षी का चित्र बनाना है तो भी वो कुछ इस तरह का वहां पर बना देते थे। तो अलग अलग तरह के चित्रों को वो बनाकर अपने मन के भावों को व्यक्त करते थे। तो जब हमारी धरती पर हमारे पास जब भाषा नहीं थी, तब भी चित्रकारी थी, यानी कि चित्रकारी एक फर्स्ट लैंग्वेज इसको कह सकते हैं, पहली भाषा थी। अपने मन के भावों को व्यक्त करने का ये पहला तरीका था। इस तरह से ही एक तरह से अक्षर जो है दुनिया में आए, धीरे धीरे जो है उनके चिन्ह बने और सही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। प्रागैतिहासिक समय, यानी कि जब इंसान प्रगति कर रहा था, जब इंसान जो है, मनुष्य जो है धीरे धीरे प्रगति कर रहा था, चाहे वो अपने आप से हो, चाहे फिर एक तरह से बहुत सारी चीजें देखने के बाद, बहुत सारी चीजें करने के बाद, तो ये प्रगतिहासिक जो समय था, उस समय अपने वातावरण, अपने रहन सहन, अपने हाव भाव, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मनुष्य चित्रों का ही माध्यम जो है चूज करता था। तो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने, जो सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने हैं, सबसे पुराने चित्रों के नमूने हैं, चित्रों को माना जाता है कि ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। यानी कि जो पुराने जो चित्र है, वो आप देखेंगे कि वो क्या है, एक तरह से ये देख सकते हैं आप, भीम गोटा की गुफा के चित्र, ये देख सकते हैं आप। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक हाथी का चित्र बनाया गया है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में हाथी का चित्र बनाया हुआ है और ये हाथी पर बैठा हुआ एक आदमी का चित्र बनाया हुआ है। और इधर भी आप देख सकते हैं काफी सारे चित्र जो है बनाए गए हैं अलग अलग तरह के। ये पूरे जो है वो चित्र ही है, यानी कि ये पत्थर पे बनाए गए चित्र हैं। और ये देखिए, ये पूरी गुफा है, भीम भीम बेटका की गुफा का चित्र। तो ये भीम बेटका की गुफा है और यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। तो देखिए ये चित्र क्यों बनाए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चित्र गुफाओं में मिलते हैं और मध्य प्रदेश की जो भीम बेटका की गुफा शैली चित्रों के लिए जानी जाती है। और इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियां, जैसे कि शिकार करना, ये मैंने आपको बताया था, शिकार करना, नृत्य करना, संगीत का चित्र, जानवरों का चित्र, युद्ध का चित्र और साज सज्जा से संबंधित जो चित्र है वो भी दिखाई पड़ते हैं। अर्थात ये गुफाएं जो है वो कला के सृजन की प्राचीन परंपरा रही है, यानी कि कला सृजन के की प्राचीन परंपरा रही है कि कुछ भी अगर अच्छा बनाना है, कुछ भी अगर अच्छा करना है, तो एक तरह से आपको पहले सृजन की अति प्राचीन, सृजन यानी कि बनाना। और दूसरा एलोरा और अजंता की गुफाएं, देखिए एलोरा और अजंता की गुफाएं कला और कृतियों के लिए विख्यात है। जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये भी कलाकृतियों के लिए विख्यात है। और दूसरा, चौथी से लेकर छठी सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं के लिए स्वर्ण युग कहा गया। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य था, ये मैंने आपको क्लास 8 में, जो आपने भारत की खोज चैप्टर, जो आपकी बुक है उसमें आपने युगों का दौर, जो आपने चैप्टर अगर पढ़ा होगा क्लास 8 में, जब आप क्लास 8 में होंगे, आपकी जो आपकी दूसरी पाठ्य पुस्तिका है भारत की खोज, उसमें जो आपका चैप्टर है युगों का दौर, तो उसमें आपने किस तरह से हमारे देश में कितने वर्षों तक ये गुप्त वंश रहा, तो वो सारी चीजें की। तब तक जो है कलाएं जो है एकदम से, कलाओं का स्वर्ण युग इसको कहा गया, काफी अच्छी कलाएं यहाँ पर विकसित हुई। और अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गई थी, और ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं ये उन्हीं दिनों में खोदी गई थी। उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए थे, उनकी दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। बाग और बादामी गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं
के चित्र इतने आकर्षक हैं कि वे आज तक कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं। माना जाता है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुकों ने बनाया था। उस टाइम पे बौद्ध और हिंदू धर्म का एक तरह से जो है स्टार्ट हो रहा था। तो 7वीं 8वीं सदी में, जो 7वीं 8वीं सदी थी, उस समय चट्टानों को काटकर ये एलोरा की गुफाएं बनाई गई थी। इनकी बड़ी विशेषता है और इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत एक विशाल मंदिर भी है। देखिए इसी टाइम पे ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, ये भी इसी टाइम पे खोदी गई थी, क्योंकि ये कला का स्वर्ण युग इसको उस टाइम पे कहा गया था। और इन्हीं के बीच ये कैलाश का एक विशाल मंदिर, और इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता ना कैसे की होगी। यानी कि जो ये चित्र है, ये जो कलाकृति है, उस टाइम पे देखकर ऐसा लगता है कि मनुष्य ने इसकी कल्पना कैसे की होगी, कि उस समय का मनुष्य कैसे इसकी जो कल्पना है उसको उसने किया होगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पढ़ा, और फिर उस कल्पना को साकार करने में उसने इसको कितना ज्यादा परिश्रम किया होगा। पहले तो देखिए उसने इतनी कल्पना की होगी और फिर उस कल्पना को साकार करने के लिए कितनी मेहनत की होगी। और लगभग इसी टाइम की, यानी कि ये गुप्त साम्राज्य जब तक चला, तो उसी टाइम की आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, इसी टाइम की आपकी एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। और यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त एक मूर्ति भी है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं, जिसे हम जिसे लघु चित्र नाम से जानते हैं। वे दो प्रकार के हैं, एक स्थायी जो कपड़ों और किताबों और लकड़ी या कागज पर किया जाता है, और इनमें आंध्र प्रदेश के छत्तीसगढ़ की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। तो यानी कि जो कला है वो जैसे अलग अलग जगहों की अलग अलग, जैसे यहाँ पर हमने कहा ये दो प्रकार की है। एक स्थायी होती है जो कपड़ों पर की जाती है, किताबों में की जाती है, लकड़ी या कागज पर की जाती है। और इनको जो स्थायी कलाएं हैं, देखिए उनमें है आपकी स्थायी कलाओं में मध्य आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ी की कलमकारी, पंजाब की फुलकारी, महाराष्ट्र की वर्ली इत्यादि प्रमुख हैं। इनमें प्रयोग होने वाली सभी सामग्रियां प्राकृतिक होती हैं, यानी कि इन चीजों को बनाने में इनमें प्रयोग होने वाली जितनी भी सामग्री होती है वो प्राकृतिक होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किवाड़ी चित्रकारी। देखिए आप देखेंगे कितना सुंदर है ये किवाड़ी चित्रकारी जो किया गया है, ये राजस्थान का एक चित्र है। तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने भारतीय कलाओं से संबंधित ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी, और सारी बातें जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और साथ ही ज्ञानवर्धक भी है। तो इस तरह से आज हमने जितना पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।